हेलो फ्रेंड्स, अनीता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है? यानी कि जो आदिकाल की समय सीमा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है? जो आदिकाल की समय सीमा फ्रेंड्स, वो देखो अनेक विद्वानों ने इनको अलग अलग माना है। इसका जो समय है विद्वानों के अनुसार वो क्या है, अलग अलग है। अब जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है वो अधिकतर विद्वानों ने माना है और ये सर्वमान्य भी है। तो आदिकाल का जो समय मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, वो मानते हैं संवत 1050 से 1375 ईस्वी। और आदिकाल को इन्होंने दोहरा नामकरण किया था। आदिकाल को इन्होंने और क्या नाम रखा था इसका? वीरगाथा काल। आदिकाल का और कौन सा नाम रखा था? वीरगाथा काल। और आदिकाल का जो समय माना है इन्होंने कौन सा माना है? 1050 से 1375 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? यानी कि जो भाषा काव्य संग्रह नामक पुस्तक है ये किसने लिखी थी? कामता प्रसाद गुरु, महेश दत्त शुक्ल, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? जो भाषा काव्य संग्रह है वो लिखी थी महेश दत्त शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? जो आदिकाल है उसको आरंभिक काल किसने कहा था? जैसे आदिकाल की सीमा अलग अलग मानी है, उसी प्रकार से जो आदिकाल का नामकरण है वो भी क्या किया गया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है। किसी ने इसका नाम आरंभिक काल रखा, किसी ने वीरगाथा काल रखा, किसी ने इसको चारण काल कहा है। हर विद्वानों के अनुसार इसका जो नामकरण है वो है अलग अलग है। अब जो आरंभिक काल है वो किसने माना? राहुल साकर्त्या, राम कुमार वर्मा, मुक्तिबोध या मिश्र बंधु? तो आरंभिक काल को जो कहा गया है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? जो आदिकाल है उसको बाल्यावस्था काल किसने कहा? आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा था, बाल्यावस्था काल जो कहा वो किसने कहा? वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी और मिश्र बंधु। तो जो बाल्यावस्था नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या शंभुनाथ। तो वीरगाथा काल जो है वो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राहुल साकर्त्यान ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल साकर्त्या ने आदिकाल को बीजोपन काल, कला काल, अंधा काल या सिद्ध सामंत काल। सिद्ध गलत लिखा हुआ है, सिद्धि। तो राहुल साकर्त्या ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सॉरी फ्रेंड्स। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल, संधि काल, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दोनों ही कहे हैं। चारण काल और किसने भी कहा है ये भी बता देना। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल, प्रारंभिक काल, उपयुक्त दोनों। तो आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। आरंभिक देखो अलग अलग हैं, ये कन्फ्यूजन करने वाले हैं। आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा था, लेकिन शून्यकाल और प्रारंभिक काल ये दोनों किसने कहे थे? गणपति चंद्रगुप्त ने कहे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? कमल कुल श्रेष्ठ, वासुदेव सिंह, राम प्रसाद सिंह या बच्चन सिंह? तो जो आदिकाल है उसको अंधकार काल का है वो कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है, अंधकार काल। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? आविर्भाव काल डॉक्टर राकेश, शैलेश जयदे या उपयुक्त दोनों? तो आदिकाल को जो आविर्भाव काल नाम दिया गया है वो किसने दिया? डॉक्टर राकेश और शैलेश जयदे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है?
आदिकाल को आधार काल की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है? मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, रामप्रसाद मिश्र, वासुदेव सिंह। तो आदिकाल को जो आधार काल कहा है वो मोहन अवस्थी ने कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या विश्वनाथ मिश्र ने। तो आदिकाल को जो जयकाल कहा है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गिरिशन हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो आदिकाल को जो वीराकाल कहा है, वीरकाल, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास, हरिओद। देखो ये तो है नहीं, सभी को पता। अमीर खुसरो और हरिओद में डिफरेंस है। अब देखो हरिओद है वो खड़ी बोली का प्रथम कवि है। अमीर खुसरो को अपभ्रंश में खड़ी बोली का, अपभ्रंश में जो खड़ी बोली का कवि है वो कौन है? हमारा अमीर खुसरो। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? वो हरिओद हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, यानी कि जो भरत मुनि है उन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को जनभाषा, पंचमेल भाषा, देश भाषा या लोक भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। और अपभ्रंश को ही देश भाषा और किसने कहा था? जो विद्यापति हैं वो भी आधुनिक काल के ही है ना। विद्यापति जो हैं इन्होंने क्या कहा था? अपभ्रंश को भिन्न प्रचलित या बोलचाल की देश भाषा कहा था। अपभ्रंश को बोलचाल की देश भाषा किसने कहा था? बोलचाल की देश भाषा विद्यापति ने कहा था। और देश भाषा किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। तो विद्यापति ने बोलचाल की देश भाषा अपभ्रंश को, और अपभ्रंश को देश भाषा भरत मुनि ने कहा था। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? यानी कि जो लौकिक चरित काव्य है वो कौन सा है? पाहुर दोहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश या भविष्यत कहा। तो जो लौकिक चरित काव्य है वो कौन सा है? भविष्यत कहा है। और योगसार और परमात्मा प्रकाश ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? ये जो दोनों रचनाएं हैं किसकी हैं? ये जोइंदू कवि की हैं। और पाहुर दोहा किसकी है? मुनीराम की है। पाहुर दोहा किसकी है? मुनीराम की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भविष्यत कहा। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, क्वेश्चन में जो 4 दी रचनाएं होती हैं, हमें उन रचनाओं का राइटर पता होनी चाहिए। हमारा एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमें 4 रचनाएं याद हो जाती हैं। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? जो चंदन बाला रास लिखी गई है वो किसने लिखी थी? आसगु कवि, जीनदत्त सूरी, जीनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी। तो जो चंदन बाला रास रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आसगु कवि के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? समय या सर्ग है? देखो एक तो इसमें पूछा जाता है कि छंद कितने हैं, छंद। एक इसमें पूछा जाता है सर्ग। दोनों ही कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। 55, 58, 69 या 70। जो समय या सर्ग दिए हुए हैं वे होते हैं 69, 69। लेकिन जो छंद होते हैं यहाँ पर ऑप्शन में ये दिया जाए, ये दोनों दे दिए जाए तो इससे क्या होता है? कन्फ्यूजन होती है। याद रखना जो समय या सर्ग है वे 69 है, जो छंद दिए हुए हमारे 68, यानी कि 68 छंद हैं इसमें, और सर्ग दिए हुए 69 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल साकर्त्या ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? भूति जी है। तो चंद्रप्रदाय, लुईपा, सरपा, सबरपा। तो सरपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राहुल साकर्त्या ने। निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? यानी कि जो शिलाओं पर अंकित की हुई है, कौन सी रचना है वो?
वसंत विलास राउलवेल वर्णरत्नाकर उक्ति व्यक्ति परखंड। तो जो शिलाओं पर अंकित है वो क्या है, राउलवेल है। ये क्या है, गद्य पद मिश्रित रचना है, गद्य पद मिश्रित रचना है और ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है। इंपॉर्टेंट है ये, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। राइटर का नाम पूछ लिया जाए या गद्य पद में है या कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है, यानी कि जो पृथ्वीराज है उसमें किस रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार भयानक, वीर श्रृंगार, वीर अद्भुत या शांत और वात्सल्य। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कौन से हैं, वीर और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो जो रामकुमार वर्मा है उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, सरप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। सरप्पा को अभी हमने पढ़ा था, ये किसने माना है, राहुल साकर्तियान ने माना है। जो रामकुमार वर्मा ने माना है वो किसको माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों गलत लिखा हुआ, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संगठित किया था। महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, रहमतुल्लाह या राहुल साकर्त्यान। तो जहाँ पर सिद्धों का भी जिक्र होगा हमें पता है वहाँ पर किसका नाम आएगा, राहुल साकर्त्यान का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 रचनाएं दी हुई हैं, 4 उनके रचनाकार हैं, हमें बताना है कि ये कौन सा सही है या नहीं है। नेमिनाथ चर्यू, हरिभद्र सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है और प्रबंध चिंतामणि विनयचंद सूरी की है। भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की है। तो जो देखो नेमिनाथ चर्यू है ये सही है, हरिभद्र सूरी की है। पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की सही है। प्रबंध चिंतामणि जो है ये किसकी है, विनयचंद सूरी की नहीं है। प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं ये कौन है, मेरू तंग हैं। और भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, प्रबंध चिंतामणि किसकी है, मेरू तंग कवि की है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है। देखो अब पूछा गया कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की। अगर हिंदी में खड़ी बोली पूछ लिया जाए, हिंदी में खड़ी बोली के रचयिता प्रथम कौन है, तो वो हरिओध हैं। और आदिकाल में पूछ लिया जाए तो हम आदिकाल में किसको बताएंगे, आदिकाल में होंगे हमारे अमीर खुसरो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखो चित्तवृत्ति शब्द जो आ गया वो किसके द्वारा है, किसके लिए है, नागेंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ पर चित्तवृत्ति शब्द होता है हमें पढ़ते ही याद आ जाता है कि ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलवारों की संख्या कितनी मानी गई है, यानी कि जो अलवार थे वो कितने थे, 10, 8, 9, 12। तो अलवार कितने थे, 12 थे। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, यानी कि किस भाषा में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या ब्रज भाषा। जो पृथ्वीराज लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, डिंगल भाषा में लिखा गया। और ये जो डिंगल भाषा है ये किससे बनी है, ये इसमें क्या है, यानी कि ये जो डिंगल भाषा है ये अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से बनी है। यानी कि जो डिंगल भाषा है इसमें क्या है, अपभ्रंश और राजस्थानी का क्या है, मिश्रण है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है, डिंगल भाषा है। निम्न में से कौन से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी रचना है जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं पड़ा है, वो क्या है, अपभ्रंश से मुक्त रचना है। हमीर रासो, राउलवेल, बीसलदेव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो जो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है वो बीसलदेव रासो मानी जाती है। ये किसकी है, नरपति नाल्ह की है। बीसलदेव रासो किसकी है, नरपति नाल्ह की रचना है।
हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? बारहमासा का वर्णन यानी कि जो साल के 12 महीने होते हैं उनका वर्णन किस रचना में मिलता है? हमीर रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो। तो जो बारहमासा का वर्णन क्या है, ये बीसल देव रासो में है। ये बारहमासा क्या है? जो रानी होती है राजमती, उसके विरह का वर्णन किया गया है। 12 महीने का विरह का वर्णन किया गया है, वो क्या है? बारहमासा है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? जो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य लिखा गया है। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण होता है। परमात्मा प्रकाश, वान रत्नाकर, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति परकन। तो जो गद्य पद है वो कौन सी है? राहुल वेल है। इसको और भी क्या कहा जाता है? शिलांकित कृति कहा जाता है। राहुल वेल को शिलांकित कृति यानी कि जो शिलाओं पर अंकित की गई है। राउलवेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? यानी कि जो राउलवेल रचना है उसमें कितनी बोलियां हैं? 7, 8, 5, 6। राउलवेल में 7 बोलियों का वर्णन मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी का प्रथम कवि है किसको माना है? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुरुषोत्तम। तो सरहपा को राहुल साकर्त्या ने माना था, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रसिक, रसायन, रास, रासक। तो शुक्ल के अनुसार जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? रसायन शब्द से हुई थी। बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? हिंदी का जातीय कवि किसको कहा है बच्चन सिंह ने? सरहपा, स्वयंभू, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो जो विद्यापति हैं इसको क्या कहा गया है? हिंदी का जातीय कवि कहा गया। और किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा था। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र, पंडित विलास, पंडित सत्यानंद, पंडित नागेश्वर। तो जो विद्यापति के गुरु हैं वो कौन है? पंडित हरि मिश्र हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? माधो सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह, गज सिंह। तो जो विद्यापति हैं वो किसके थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और उन्होंने इसी के उपलक्ष्य में क्या लिखी थी? कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं इनका वर्णन किया था। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? जो पुष्पदंत कवि हैं उसको भाखा की जड़ किसने कहा? शुक्ल ने, गिरियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने या नागेंद्र ने? तो पुष्पदंत को भाखा की जड़ जो है वो शिव सिंह सेंगर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की जो नायिका है वो कौन है? रूपमती, राजमती, राजवती या मन्नालवती? जो बीसल देव रासो है वो किसकी है? नरपति नालय के द्वारा लिखी गई है रचना। और जो इसकी नायिका है वो कौन है? वो नायिका राजमती है। और जो इसके नायक हैं वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ हैं। विग्रहराज चतुर्थ नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। नायिका का भी नाम पूछ सकते हैं या नायका भी नाम पूछ सकते हैं। बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? यानी कि जो बीसल देव रासो हैं वो कौन कौन से खंड हैं? उसमें 4, 5, 7, 8 4 खंडों में है। इस 4 खंडों में इनका क्या किया गया है? अलग अलग वर्णन किया गया। विवाह का वर्णन किया गया है। और राजा और रानी, राजा जब महल छोड़ के जाता है तब विरह का वर्णन किया गया है। फिर इनके मिलन का वर्णन किया गया। इस तरह से क्या किया गया? खंडों का वर्णन किया गया है। कितने खंड हैं? ये 4 खंड हैं। निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? जो सिद्ध और नाथ हैं उनमें सबसे पुराने कौन माने गए हैं? यानी कि दोनों में से सरपा, कानपा, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ। तो जो सिद्धों में सबसे पुराने हैं वो कौन माने जाते हैं? मच्छिंद्रनाथ जो है वो सबसे पुराने माने जाते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? पतंजलि, भामह, शेखर और भरत मुनि। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो
पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत, रहमान या उपयुक्त सभी। तो जो अपभ्रंश का भवभूति है वो किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कि जो आदिकाल की विशेषताएं हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये पता होना चाहिए। इसमें साहित्य में राष्ट्र प्रेम सुंदर का चित्रण किया गया। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अनंतम विशेषता है। इसमें शौर्य विलासिता का स्वाभाविक जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार और वीररस एक साथ इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। देखो इसमें श्रृंगार और वीररस का वर्णन किया गया, जैसे पृथ्वीराज रासो है, वीरसलदेव रासो है। इसमें शौर्य और विलासिता की स्वाभाविकता का जीवन चित्रण हुआ, ये भी सही है। इसमें युद्धों का सजीव चित्रण हुआ, ये भी सही है। इसमें क्या है, जो रचनाएं थी इनमें क्या है, वीर रस है, तो इसमें क्या है, युद्धों का वर्णन किया गया है। साहित्य में राष्ट्र प्रेम, आदिकाल में राष्ट्र प्रेम का वर्णन नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आदिकाल में साहित्य में राष्ट्र प्रेम का कहीं भी वर्णन नहीं है। 12 बरस लग कुकर जीव अरु सोरोहलो जिए सिहार किसकी पंक्ति है? ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो ये किसकी है? मलुकदास, नागरी, जगनिक और भिखारी। तो किसकी है? ये जगनिक की ये पंक्ति हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में हम भक्ति काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, हम सिर्फ वही करेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स एक छोटी वीडियो व्याकरण की भी बनाएंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो करेंगे। फ्रेंड्स अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। साथ में अपना रिवीजन भी करते रहिए, और जो पुराने पेपर हैं उनको साथ में देखते रहिए, क्योंकि उससे क्या हमें आइडिया हो जाता है कि हमें अपनी कितनी तैयारी करनी है और क्या छोड़ना है और हमें क्या कवर करना है। जितना हमें आता है मोस्टली हमें क्या करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना। जो नहीं आता है हमें उस पर क्या फोकस नहीं करना है। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।